इसमें क्या है देखो, जब भी आपको स्ट्रक्चर करना है तो उसमें क्या होता है, वी एस ई पी आर थ्योरी यूज होती है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम देखते हैं, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। किसके बेस पे? लोन पेयर एंड बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बेस पे। ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बेस पे। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा सी एल एफ, तो सी एल का मतलब होता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक बॉन्ड इसने बना दिया तो इसके पास कितने बच गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो लीनियर ही बनेगा पहला वाला। अब देखो दूसरे केस में क्या होता है, जैसे सी एल एफ थ्री। सी एल एफ थ्री में जो सी एल होता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब F3 है, मतलब 3 फ्लोरीन से अटैच है, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, 1 2 3। तो इसका मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर कितने हो गए? 7 माइनस 3 यानी 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर हो गए। अब लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 3। तो जब बॉन्ड पेयर 3 होता है और लोन पेयर 2 होता है तो इस केस में हर हमेशा टी शेप्ड बनता है। टी शेप्ड का मतलब जो सेंटर है वो बीच में आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, और 2 लोन पेयर इसके ऊपर चले जाएंगे, 1 एंड 2। तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो इस केस में क्या होगा, कैसा बनेगा? टी शेप्ड। ये फिक्स है कि जहां पे भी 2 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा तो उसमें टी शेप्ड ही बनेगा। इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। अब इसके बाद थर्ड वन केस क्या होगा? थर्ड वन केस है, थर्ड वन इज आई एफ 5। अब देखो आई का मतलब हो गया 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर थे, 5 का मतलब, F5 मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा ये, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी पेयर कितना बचा? एक। तो 5 + 1 6 हो गए टोटल। तो 6 का मतलब क्या होगा कि जब आप सेंटर में रखोगे 6 आपने चीजें रखनी है। तो इस केस में क्या होगा देखो, 1, अब स्क्वायर बनाना आपने पहले, 1 2 3 4, ये स्क्वायर हो जाता है। जब 5 1 का केस होगा तो हर हमेशा स्क्वायर पिरामिडल होता है। और फिफ्थ वाला ये लगेगा जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, ये स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल का मतलब एक ये वाला साइड, ये वाला, तो स्क्वायर बना और ये पिरामिडल हो गया। ठीक, इसके बाद देखो अब 7 है। 7 का मतलब क्या हो गया, आई के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एफ भी 7 लगे हुए हैं। तो 7 7 का मतलब सातों के साथ क्या होगा, बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, अब लोन पेयर इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे बॉन्ड बनाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अब 7 को कैसे रखोगे आप, 7 को एक साथ तो रख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, पेंटागोनल बना दिया। पेंटा का मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि रिपल्सन ना हो तभी हम ऊपर नीचे कर देते थे, तो ये पेंटागोनल बन गया आपका 5 साइड। अब ये तो एक ही प्लेन में होंगे, अब एक ऊपर और एक नीचे, ये तो आपने जैसे टेबल में रख लो, तो ये सारे एक टेबल में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए ये। और इसको टेबल के ऊपर लगा दिया, इसको टेबल के नीचे लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया बाई। बाई मतलब 2, पिरामिडल में 2 हो गए, उसमें एक ही पिरामिडल था, इसमें 2 हो गए, तो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, और 5 ये बीच में आ गए ताकि रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट करो कि रिपल्सन कम से कम हो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का मतलब होता है VSE, V से वैलेंस, S से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन, आर फॉर रिपल्सन।
थ्योरी। इसका मतलब ऐसे अरेंज करना है कि रिपल्सन कम से कम होगा ताकि वो एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर आया हुआ है 3-4 बार, कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है, बोर्ड लेवल में आया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर को पढ़ के चले जाना किसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, या फिर वेस्पर थ्योरी एक बार पढ़ लेना, उससे सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी इसके स्ट्रक्चर और नोबल गैस के स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं बोर्ड लेवल में, और ये पूछेगा भी क्योंकि हर साल ही पूछता है लगभग। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपने कि जो चीजें पूछी जाती है वो रिपीटेडली पूछ लेते हैं वो। ठीक है, अब आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्वेश्चन आता है इसमें, वो बोलेगा कि Cl2 ये 1 हो गया और यहाँ पे ClF हो गया। अब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? विच वन इज मोर रिएक्टिव? ये भी क्वेश्चन पूछा था इसमें। तो बताओ जरा, Cl2 है यानी कि हेलोजन है, और एक है इंटर हेलोजन, जब दो हेलोजन कंबाइंड है, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 या 2? अंदाजा लगा सकते हो आप कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Cl2 या ClF? विच वन इज मोर रिएक्टिव? ओके, हेमंत, अंबिका, यामिनी और सुमित, श्रुति। ओके, तो इसका आंसर जो बताया है सुमित, श्रुति और अंबिका राइट आंसर है। कभी भी ध्यान रखना कि जो, और यामिनी ने भी, तो इसमें क्या होता है कि जब आप इंटर हेलोजन लेते हो वो हर हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा। किससे? सिंपल हेलोजन से। जैसे आपने कहा I2 और यहाँ पे कह दिया मैंने IF, तो IF ज्यादा रिएक्टिव होगा हर हमेशा। ठीक है, अपने जो हेलोजन है उससे इंटर हेलोजन, इसका ये भी है कॉन्सेप्ट कि हेलोजन से इंटर हेलोजन हर हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 या 4 टाइम्स पूछा हुआ है रीजनिंग टाइप में कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, हेलोजन या इंटर हेलोजन। ठीक है, या फिर ऐसे दे देंगे Cl2 और ClF, दोनों का आंसर सेम होगा। इंटर हेलोजन या हेलोजन कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो आंसर होगा इंटर हेलोजन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। देखो रीजन क्या है इसका, ये आयोडीन है ओवरलैपिंग कर दी, या Cl है ओवरलैपिंग कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई चार्ज डेवलप तो हो नहीं रहा है, दोनों ने बराबर बराबर ओवरलैपिंग की हुई है, तो ये मजबूत होगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ, Cl है और F है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। किसकी वजह से? पोलैरिटी की वजह से। पोलर होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन की को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वीक बना देगा, क्योंकि ये चाहेगा कि थोड़ा सा भी हीट हो तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लूं और इसको भगा दूं यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये जो क्या है, बॉन्ड है एक्स एक्स डैश का, वो वीक हो जाता है, और वीक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी टूट जाएगा, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा हर हमेशा इंटर हेलोजन एज कंपेयर टू हेलोजन। हेलोजन का मतलब ध्यान रखना I2 Cl2 Br2 से कहते हैं हेलोजन, और इंटर हेलोजन का मतलब जब दो आपस में कंबाइंड होंगे, जैसे ClF हो गए, Brf हो गए, IF हो गए, जब दो अलग अलग कंबाइंड होंगे तो उसे कहते हैं इंटर हेलोजन, और जब सिंपल सेम वाले कंबाइंड हो गए तो उसे कहते हैं हेलोजन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताओ, क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। जो सिंपल जो क्या होते हैं, सिंपल हेलोजन होते हैं उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे मैंने कहा Cl2 और ClF
कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो इंटर हेलोजन होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी Cl2 से। रीजन क्या है कि जैसे ClF है या फिर मैंने कहा IF है या ClBr है, तो होगा क्या, जैसे ClBr है तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इसमें प्लस चार्ज होगा, Cl की ज्यादा होती है माइनस चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अभी इंतजार करेगा कि थोड़ी सी हीट मिल जाए तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लूं और Br को क्या करूं, यहां से बाहर कर दूं, निकाल दूं इससे। अब ये Cl है, दोनों सेम है, तो अब जो क्या है, दोनों की पावर बराबर है, ना तो इस Cl को ये हटा सकता है ना ये Cl को हटा सकता है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है मजबूत बन जाता है, स्ट्रांग होता है। और जब डिफरेंट वाले कंबाइंड होते हैं तो उसके बीच का बॉन्ड क्या होता है, हर हमेशा वीक होता है। वीक होगा तो टूट जाएगा, टूटेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, यानी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन द हेलोजन। तो ये स्टेटमेंट आता है। रीजन क्या है, रीजन आपने बोलना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पोलैरिटी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने से क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो मेन आंसर इसका है बॉन्ड वीक होना, और बॉन्ड वीक होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब देखो रिएक्टिविटी का टर्म्स ये आ गया, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो देखो ये ClF3 ज्यादा रिएक्टिव है, फिर BrF5 है, इसको देख लेना, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आता है, आपके पास नहीं आएगा, बोर्ड लेवल में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस केस में ये इसका है कि जो ClF3 है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर BrF की, फिर IF7 की, फिर ClF की, फिर BrF3 की और IF3 की। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा अगर आप जानना चाहोगे तो, क्योंकि टाइम कम है तो पहले मैं आपको सारा बता देता हूँ, फिर अगर आपको ये जानना है डिटेल में तो मुझे कल पूछना, क्योंकि ये खत्म हो गया और हेलोजन कल खत्म हो जाएगा, सॉरी नोबल गैसेस, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका ये है रिएक्टिविटी का। दूसरा है अगर सेम आ गए, जैसे Cl होता है, Br होता है, I है, अगर तीनों सेम हो गए तो सेम में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर Br की, फिर I की, अगर तीनों सेम है तो, जैसे तीनों F3 में आ गए, BrF3, ClF3 और IF3, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर लास्ट में आयोडीन की। ये सेकंड स्टेप है। और अगर आपने एक ही दे दिया तो एक में जिसका चार्ज ज्यादा होगा, यानी जिसमें F ज्यादा अटैच होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर F5 हो गए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, F3 होगा तो कम रिएक्टिव, और एक F होगा तो सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, यानी जितना N की वैल्यू बढ़ेगी, ये 5 3 1, तो उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका रिएक्टिविटी का टर्म्स है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में है, पूछा जाता है, और बोर्ड लेवल में जनरली वही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने आपको बताया है। अब स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन होगा ज्यादा, ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। तो ये जनरली किससे इसका अंदाजा लगाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो इसका है 1.5, 1.2, 1.5, 0.3, 0.2। तो वो कहता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा हो गया देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इससे भी हम बता सकते हैं, जो हमने पहले किया आंसर वो भी हो सकता है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये केस में देखो वन वाले केस में क्या होता है, जिसमें वन होगा बस, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, वन के लिए। ज्यादा का फिर अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा बाद में आपको। तो ये वन के लिए केवल, तो कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा उतना वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो IF का सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताई हुई है, तो डिफरेंस करके देखना आपने सबका, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा।
इसके बाद है आयोनाइजेशन। अगर आप आयंस में तोड़ोगे तो ये आयंस में टूट जाएगा। जैसे ICl है तो किस में टूटेगा, आई, और ये इसने गलत कर दिया, ICl होगा तो किस में टूटेगा, केवल I और Cl में, तो इसमें गलत है। I प्लस का होगा, Cl माइनस होगा, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस वाला होगा, और जिसका कम होगा वो प्लस वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और इसमें देखो ICl3 है, तो ये दो तरीके से टूट जाता है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है टूटने का। ठीक है, इसका एक लॉजिक आता है कि जैसे इसमें I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो मेन कॉन्सेप्ट सारा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो इसका आंसर जो मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखो ICl3 है तो इसमें I का कितना हो गया, +3 हो गया। अब जो +3 है I का, ये किस में टूटेगा, दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, एक हो गया ICl2+। अब इसमें बताओ I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I, यहाँ पे तो क्या था, ये -3 है तो ये +3 हो गया, यहाँ पे कितना होगा, बता सकते हो। I की ऑक्सीडेशन स्टेट इन ICl2+। ओके हेमंत, इसके अलावा कोई आंसर, देखो ICl2+, और श्रुति, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो जब भी आपने निकालना है, इससे x मानो, Cl की होती है -1, 2 × -1, जो भी ये चार्ज होगा ध्यान रखना वो इक्वल में आ जाता है। जब भी चार्ज होगा तो इक्वल में आ जाता है। तो x -2 = +1, x +3, तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। और जब हम करेंगे ICl4-, तो I को आपने x माना, और ये 4 × Cl होता है -1 = जितना ये ओवरऑल चार्ज होगा वो इक्वल में आ जाता है। तो x -4 = -1, अब ये 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +4 - 1 यानी 3। तो ये कब होता है, जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो किसी का, ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, ये एक रूल है। कभी भी आप उसका हाइड्रोलाइज करते हो तो जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपने चेंज करोगे तो ये दोनों में सेम है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, ये +1 है तो यहाँ पे भी इसकी +1 होगी। ठीक है, ये फिक्स है। यहाँ पे देखो इसकी +5 है तो यहाँ करोगे आप, ये +5 होगी। और जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे, ऐसे ब्रेक डाउन करते हो, तो उस कंडीशन में एक रूल होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपने इसका चेंज कर दिया या कभी दूसरा कंपाउंड बना दिया, इसमें HBrO2 भी बन सकता है, लेकिन ये गलत माना जाएगा क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ऐसा। इसमें जो ये कंपाउंड है Br का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में Br का ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही होना चाहिए जितना आपने रिएक्टेंट में लिया हुआ है, या I का उतना ही होना चाहिए जितना आपने रिएक्टेंट में लिया हुआ है। ये रूल है हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, तो आप समझ जाओगे इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर जाए। तो ये लगभग आपका फिनिश हो चुका है। स्ट्रक्चर वगैरह में हमने डिस्कशन कर लिया, ये स्ट्रक्चर ही है सब, पूरे स्ट्रक्चर को ही वो बता रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर बनना है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये लगभग आपका 17 ग्रुप फिनिश हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो उसे पूछ सकता है। ये देखो मैंने जो अभी डिस्कशन किया था ये यहाँ पे आ गया, ये है स्क्वायर पिरामिडल, और ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल जब भी 7 के साथ होगा तो पेंटागोनल बनता है बाई पिरामिडल, और जब क्या होगा, स्क्वायर के साथ बनेगा जब 5 से अटैच करेगा, तो इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि स्ट्रक्चर को इसमें ज्यादा पूछा जाता है ये। और जो नोबल गैस है उसमें स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, अगर आप प्रीवियस 10 ईयर को चेक करके देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर का मिलेगा उसमें। ठीक है, और अगर
स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा आपको। तो ये फिनिश हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? और नोबल गैस भी 1 डे का है, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा, और कुछ रिएक्शन है बस। तो बताओ, एनी डाउट? मेन है प्रैक्टिस करना। फिर आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा लगभग। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, फिजिकल नहीं पूछा जाता कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये रेयर चांस है इसमें, मतलब किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। वैसे पूछा जाता है जो जैसे मैंने आपको बताया था एलिमेंट के बेस पे, उसमें है, उसमें पूछा जाता है। लेकिन जब कोई कंपाउंड आता है जैसे HCl, Cl2, HNO3, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन भेजता हूं आज, और इसको ट्राई करके देखो आप। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उससे बाहर आने का ही नहीं है, तो आपकी नजर में सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो जब भी आप जाओगे तो आपको देखोगे अच्छा है तो किया हुआ है हमने, तो यहाँ वहां आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए और कॉन्सेप्ट को समझना है, विदाउट कॉन्सेप्ट समझे नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन देखो कुछ भी रखते हैं, लेकिन मैं प्रीवियस के बेस पे बता रहा हूँ आपको। जो अभी तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बेस पे मैंने आपको बताया। मैं आपको भेज भी दूंगा क्वेश्चन आंसर, तो आप खुद भी टैली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी भेजता हूँ आपको कॉम्पिटिटिव प्लस एनसीईआरटी के। ठीक, तो आप उसके बेस पे खुद भी चेक कर सकते हो। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। पर क्वेश्चन आंसर करने जरूरी है, वही आएंगे आपको। ठीक है, और वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, फिर बाय बाय।